आज स्टार्ट करेंगे कंपनी को। कंपनी में हम लोग सबसे पहले जिस चैप्टर को पढ़ेंगे वो है अंशों का निर्गमन। अंशों का निर्गमन। तो सबसे पहले हम कंपनी के बारे में सीख लेते हैं कि ये कंपनी क्या है। ठीक है, तो हम कंपनी के बारे में सबसे पहले क्या जानेंगे कि कंपनी क्या है, कंपनी की ज़रूरत क्यों पड़ी, इस कंपनी की ज़रूरत क्यों पड़ी, और कंपनी अपने बिजनेस को कैसे ऑपरेट कराएगी, मीन्स कंपनी की पूंजी क्या होगी, इन सब के बारे में जानेंगे। तो क्या है कंपनी और कंपनी की ज़रूरत क्यों पड़ी। तो सबसे पहले ज़रूरत को देख लेते हैं, फिर कंपनी क्या है उसके बारे में बात करते हैं। तो जब कोई भी व्यक्ति, जैसे आप सभी लोग कॉमर्स पढ़ रहे हैं, तो आप लोग भी आगे चल के अगर नौकरी पा गए तो अच्छी बात, और अगर नहीं पाते हैं तो अपनी जीवन यापिका करने के लिए कुछ न कुछ रोजगार जरूर करेंगे। जो भी व्यक्ति रोजगार करता है, मतलब किसी के अंडर में काम न करके अपना खुद का व्यापार करता है, तो हम कहते हैं कि वह व्यापारी है। वो क्या है? व्यापारी है। तो वो छोटे स्तर से करता है, फिर धीरे धीरे जब उसका बिजनेस पॉपुलर होने लगता है तो बिजनेस को बड़ा करने के बारे में सोचता है। फिर एक समय आता है कि वो बिजनेस को बहुत बड़े लेवल पे करना चाहता है, तो फिर और बड़े लेवल पे ले जाने का प्रयास करेगा। तो जब वो छोटे लेवल पे काम करता है तो उस समय उसको हम एकाकी स्वामित्व वाला व्यापार कहते हैं। एकाकी स्वामित्व वाला व्यापार बोलते हैं। ठीक है, एकाकी स्वामित्व वाला व्यापार जिसमें एक व्यक्ति मालिक होता है, वही पैसा लगाता है, वही उस व्यवसाय के लाभ को भी सहन करता है और उस व्यवसाय से होने वाले हानि को भी सहन करता है। लेकिन जब वही व्यक्ति व्यवसाय को और बड़े स्तर पर करना चाहे, अब सोचिए अगर यहाँ पर एक व्यक्ति है मिस्टर एक्स, तो आप ज़रा सोचिए कि एक व्यक्ति अकेले व्यापार कितनी दायरे के अंदर कर सकता है। बहुत ही उसका एरिया बनेगा 10 किलोमीटर, 5 किलोमीटर, 15 किलोमीटर, 20 किलोमीटर, या कह लीजिए एक ज़िला। इसको हम कुल मिला करके क्या दे देते हैं कि ये एक ज़िला तक हैंडल कर ले जाएगा अकेले। लेकिन अगर इसका उद्देश्य सिर्फ एक ज़िला नहीं बल्कि एक राज्य में अपने व्यापार को करना है, पूरे एक राज्य में अगर ये व्यापार करना चाहता है, तो उस केस में मिस्टर एक्स अकेले नहीं कर पाएंगे। मिस्टर एक्स अकेले नहीं कर पाएंगे। तो फिर मिस्टर एक्स को और लोगों की भी ज़रूरत समझ में आएगी। तो मिस्टर वाई, मिस्टर जेड, ऐसे कुछ आदमियों को अपने साथ ले करके तब व्यापार करना चाहेंगे। तो जब ये 3 लोग हो जाएंगे, तो अब सोचिए पहले ये अकेले व्यापार कर रहा था, तो व्यापार में पूंजी ये खुद ही लगाया था, व्यापार से होने वाले लाभ व हानि को भी खुद ही बियर कर रहा था। लेकिन जब उस व्यापार में 3 लोग मिलकर के काम करने लगेंगे, तो जो भी लाभ होगा, अब अकेले तो एक्स नहीं ले पाएंगे ना, उस केस में जो भी लाभ होगा उसमें एक्स का भी हिस्सा बनेगा, वाई का भी बनेगा और जेड का भी बनेगा। तो क्या तब भी हम एकाकी स्वामित्व वाला व्यापार बोलें? तब तो एकाकी स्वामित्व का नहीं है, क्योंकि एक व्यापारी अब मालिक नहीं है। अब 3 लोग अगर मिलकर काम कर रहे हैं तो 3 लोग भी उसके मालिक हो गए। तो उस केस में ये एकाकी स्वामित्व का ऑप्शन हो जाता है खत्म। तब क्या आता है? तब आता है साझेदारी। साझेदारी क्या आ गया? साझेदारी। लेकिन जब साझेदारी की भी बात करेंगे तो इसमें भी कुछ सीमाएं हैं। क्या सीमाएं हैं? तो साझेदारी में भी एक सीमा के बाद साझेदार नहीं बनाए जा सकते।
जब वो सीमा आप पार करेंगे तो वो साझेदारी नहीं रह जाएगी। जैसे एक राज्य में 3 लोग हैं, 4 लोग हैं, 5 लोग हैं, 10 लोग हैं, आराम से कर ले रहे हैं। अब इनका मूड बना के हम पूरे भारत के साथ साथ विदेशों में भी व्यापार करेंगे, मतलब देश में भी करेंगे प्लस विदेश में भी करेंगे। तो ऐसे केस में सबसे पहली जो प्रॉब्लम खड़ी होती है वो पूंजी को लेकर के ही होता है। पूंजी इतना बड़े पैमाने पे ज़रूरत पड़ जाती है कि 1, 2, 4, 10 लोग मिलकर के पूंजी नहीं लगा पाते हैं, और इन केस कहीं से लगा भी लिए तो उतना लंबा घाटा 2, 4, 10 लोग सह भी नहीं पाते हैं। तब वो लोग साझेदारी से हट करके किधर चलते हैं? कंपनी से। किधर चलते हैं? कंपनी से। तब कंपनी के बारे में बात किया जाता है। तो कंपनी क्या हुआ? साझेदारी में सीमित संख्या थी, मैक्सिमम 50 तक जा सकते हैं, उसके बाद आप रुक जाएंगे, उसके आगे नहीं बढ़ पाएंगे। तो फिर 50 से ज़्यादा लोगों की ज़रूरत पड़ी तो साझेदारी का भी ऑप्शन ख़त्म होने लगा। तब किधर चले? कंपनी। अब कंपनी में आएंगे तो कंपनी में बहुत सारी कंपनियां हैं, लेकिन हम 2 कंपनियों के बारे में बात कर लेते हैं। एक निजी कंपनी की, अभी कंपनी का जब प्रकार पढ़ाएंगे तो सारी कंपनियों के बारे में बताएंगे भी, बट यहाँ पर हम शॉर्टकट में देख लेते हैं। एक निजी कंपनी और एक सार्वजनिक कंपनी। सार्वजनिक कंपनी, इसी सार्वजनिक कंपनी को हम पब्लिक कंपनी भी बोलते हैं। पब्लिक कंपनी। अब अगर आप निजी कंपनी बनाते हैं तो निजी कंपनी में क्या फ़ायदा है और सार्वजनिक में क्या है? तो निजी कंपनी में क्या होता है कि जनता का कोई भी इंटरफेयर नहीं होता है, और ना ही सरकार कोई इंटरफेयर कर सकती है। हाँ, सरकार के जो पॉलिसीज़ हैं व्यापार से संबंधित वो तो अफेक्ट करेंगे, लेकिन सरकार भी इंटरफेयर नहीं कर पाएगी क्योंकि वो निजी है। शब्द से ही लग रहा है निजी कंपनी, मतलब जिन लोगों ने मिल करके बनाया वो कंपनी उन्हीं की है। तो इसमें क्या था कि मैक्सिमम सर्वाधिक संख्या कितनी हो सकती थी? सर्वाधिक संख्या 200 है। 200 लोगों से ज़्यादा निजी कंपनी में नहीं हो सकते। अब सोचिए, देश और विदेश दोनों चलाने का मूड बनाया गया। अगर हम नॉर्मली बात करें तो एक राज्य में एवरेज अगर निकाल लें तो 30-40 जिला तो पड़ ही जाएगा। हर जिले में एक एक व्यक्ति को अगर लगा दें तो कम से कम 1500-1600 आदमी तो हमें चाहिए ही चाहिए। तो उस केस में तो 200 भी अब फ्लॉप हो जाएगा। तो फिर आ जाते हैं कहाँ? कंपनी में। और यहाँ कोई भी सीमा नहीं है, कोई सीमा नहीं है। कहने का मतलब सार्वजनिक कंपनी अगर बनाते हैं तो जितनी पूंजी होगा कंपनी का, उसमें पैसा जो लोग बना रहे हैं वो लोग भी लगाएंगे, प्लस पब्लिक को भी लगाने का ऑफर कर देते हैं। तो जो पब्लिक पैसा लगाती है वो लोग भी इस कंपनी के मालिक कहलाते हैं, उतने रुपए तक जितना रुपया उन्होंने लगाया है। जितना रुपया लगाया है मतलब कंपनी की पूंजी टुकड़ों में बढ़ जाती है। थोड़ा सा वो लगाया, थोड़ा सा वो लगाया, थोड़ा सा वो लगाया। जैसे 2% ए ने लगाया, 5% बी ने लगाया, 10% सी ने लगाया, 20% डी ने लगाया। तो जो जितना परसेंट पूंजी का हिस्सा लगाया है वो उतने परसेंट का उस कंपनी का मालिक कहलाता है। ठीक है, तो ये हो गया सार्वजनिक कंपनी। तो इस तरीके से हम पहुंचे कंपनी तक। तो कंपनी की ज़रूरत हमें क्यों पड़ी? कि कंपनी की ज़रूरत इसलिए पड़ी क्योंकि व्यापार को बड़े स्तर पे करना था और हमें संख्या और पूंजी, मतलब लोगों की संख्या और पूंजी की आवश्यकता अधिक थी, इसलिए हम कंपनी की तरफ मूव किए। तो एकाकी स्वामित्व से साझेदारी में इसलिए आए क्योंकि इसमें कुछ सीमाएं थीं। जो यहाँ सीमाएं थीं उन्हीं सीमाओं की वजह से ये साझेदारी बना। फिर साझेदारी में भी कुछ सीमाएं थीं, उन्हीं सीमाओं की वजह से ये कंपनी बना। अब कंपनी की ज़रूरत क्यों पड़ी वो भी आपने देख लिया। अब कंपनी क्या है ये क्वेश्चन देखते हैं।
तो कंपनी भैया कोई आदमी नहीं है, कंपनी कोई आदमी नहीं है। कंपनी एक कैसा है, आर्टिफिशियल पर्सन है। मतलब कंपनी एक कृत्रिम व्यक्ति है, कृत्रिम व्यक्ति है जिसको किसी न किसी कानून के द्वारा बनाया जाता है, जिसको कानून के द्वारा बनाया जाता है। तो कंपनी को बनाने का जो कानून बना वो कंपनी अधिनियम 1956 बना। कंपनी अधिनियम 1956, जिसको अब संशोधित कर दिया गया और कंपनी अधिनियम 2013 हो गया है। तो किसी भी नाम से अगर आप व्यापार करना चाहते हैं और आपकी इच्छा है कि हमारे इस व्यापार में हम तो पैसा लगाएंगे ही लगाएंगे, प्लस हम चाहते हैं कि जनता भी हमारे यहाँ पैसा लगाए, तो उस केस में आप ना तो एकाकी व्यापार कर पाएंगे ना ही साझेदारी, बल्कि आपको बनाना पड़ेगा उस नाम से कंपनी। कौन सी? सार्वजनिक। और कैसे बनेगा? तो जिस नाम से आप व्यापार करना चाहते हैं उस नाम का रजिस्ट्रेशन कंपनी अधिनियम 2013 के अंतर्गत जो भी नियम प्रावधान बताए गए हैं उसी नियम प्रावधान के अंतर्गत आप कंपनी को बना लेंगे। तो कंपनी कैसे बनाया जाता है, अगर आप इसके भी बारे में जानना चाहते हैं बिल्कुल आप कमेंट में बताइए कि क्या आप कंपनी कैसे बनता है इसके बारे में भी जानना चाहते हैं, तो उसके ऊपर भी वीडियो बना दिया जाएगा और आप उसे देख लीजिएगा। फिलहाल अभी हम कंपनी को बनाना नहीं सिखाएंगे, कंपनी क्या है ये बताएंगे। तो किसी नाम से जब हम व्यापार करने की विचारधारा जागृत करते हैं तो उसी नाम का जब कंपनी अधिनियम में हम जाकर के रजिस्ट्रेशन कराते हैं तो वह नाम एक कृत्रिम व्यक्ति के रूप में काम करने लगता है। मतलब वास्तव रूप से वो नाम आदमी नहीं है बल्कि एक नाम है जो आदमी के रूप में काम कर रहा है। तो कंपनी क्या है? तो अब आप बता लेंगे, कंपनी एक कृत्रिम व्यक्ति है जो वैधानिक कानून के अंतर्गत निर्मित किया जाता है, जो अपने मालिक से अलग होती है। ठीक है, तो ये हो गया कंपनी। कंपनी क्या है ये क्लियर हो गया, बेसिक चीज़ समझ गए। अब बात करते हैं कि अंशों का निर्गमन क्या है। ये नोट कर लीजिए, इसको ये पूरा नोट कर लीजिए। इसको मिटा करके अब आपको बताते हैं अंशों का निर्गमन। कंपनी क्या है ये आप जान गए। अब बात करते हैं अंशों का निर्गमन। तो ध्यान दीजिएगा, जब आप कंपनी अपनी बनाते हैं ना, सार्वजनिक वाली, कौन सी कंपनी? सार्वजनिक। निजी की नहीं बात कर रहा हूँ, निजी में तो आप पब्लिक से पैसा ले ही नहीं सकते, जनता से पैसा नहीं ले सकते हैं। कौन सी कंपनी में? पब्लिक कंपनी के केस में। अगर आपने पब्लिक कंपनी बनाया है तो आपकी इस पब्लिक कंपनी की क्या पूंजी होगी, उस पूंजी को आप बनाते समय निर्धारित करते हैं। मतलब इस कंपनी को चलाने के लिए कितनी पूंजी की ज़रूरत पड़ेगी। तो आपने अगर कहा कि 10 लाख पूंजी की ज़रूरत पड़ेगी, 10 लाख पूंजी की ज़रूरत पड़ेगी, तो इस कंपनी की पूंजी 10 लाख मान लिया जाएगा। ठीक है, पार्षद सीमा नियम में पूंजी वाक्य है, उसी में ये पूरा बताया गया है कि कंपनी का पूंजी कितना होता है। मतलब आप कंपनी की पूंजी जो भी निर्धारित करना चाहते हैं, पार्षद सीमा नियम के अंतर्गत जो पूंजी वाक्य है उस पूंजी वाक्य में आप लिखेंगे कि हमारे कंपनी की पूंजी इतनी होगी, तो आपकी कंपनी की पूंजी उतनी ही रहेगी, उससे ज़्यादा नहीं कर पाएंगे। अगर आप परिवर्तित करना चाहते हैं, उससे ज़्यादा बढ़ाना चाहते हैं, तो फिर आपको अपने पार्षद सीमा नियम का पूंजी वाक्य परिवर्तित करना पड़ेगा। ठीक है, तो पूंजी 10 लाख आपने निर्धारित किया। अब मान लीजिए कि ये मिस्टर एक्स थे जो कि इस कंपनी को बना रहे थे। तो मिस्टर एक्स को हम प्रवर्तक बोलते हैं। क्या बोलेंगे? प्रवर्तक।
जो कंपनी को बनाता है उस पर्सन को हम प्रवर्तक बोलते हैं। तो मिस्टर एक्स क्या हो गए? प्रवर्तक। अब मिस्टर एक्स इस कंपनी में मान लीजिए 1 करोड़ बना दीजिए, तब थोड़ा अच्छा लगेगा। तो मिस्टर एक्स के पास 1 करोड़ रुपया नहीं था, तो मिस्टर एक्स ने क्या किया कि इस कंपनी की पूंजी में 60 लाख रुपया इसने लगा दिया। 60 लाख की पूंजी मिस्टर एक्स ने लगा दिया। बाकी अभी कितना बच रहा है? 40 लाख रुपया। कितना बच रहा है? 40 लाख। अब उसके लिए क्या किया जाए? तो ये है जनता। ये कौन है? जनता। तो ये चाह रहे हैं कि वो 40 लाख रुपया जनता हमारे यहाँ लगा दे। भाई इन्होंने लगा दिया, कोई बात नहीं। अब अगर कंपनी का जो भी डायरेक्टर होगा, कंपनी को संचालित कराता है, उस कंपनी का डायरेक्टर कौन संचालित कराता है? डायरेक्टर, ठीक है, जिसे निदेशक बोलते हैं आप लोग। तो निदेशक उस कंपनी को चलाता है। निदेशक जनता से पैसा लेना चाह रहा था, तो इसने जनता से बोला कि हमको इतनी पूंजी की आवश्यकता है, तो ऐसे डायरेक्ट जनता से नहीं ले पाएंगे। उसके लिए फिर सेबी की स्थापना की गई। सेबी की स्थापना किया गया है। कोई भी कंपनी जनता से अगर पैसा लेना चाहती है तो उस कंपनी को सबसे पहले इस सेबी में रजिस्टर्ड होना पड़ेगा, तभी वो जनता से पैसा ले सकते हैं, नहीं तो वो जनता से पैसा नहीं ले सकते हैं। ठीक, तो मान लीजिए ये रजिस्टर्ड है। अब ये 40 लाख रुपया इनसे लेना चाहते हैं, तो मिस्टर ए है, ये बी है, ये सी है और ये डी है। ये 8 लाख रुपया लगाने के लिए इंटरेस्टेड हैं, ये 12 लाख रुपया लगाने के लिए इंटरेस्टेड हैं, और ये 15 लाख रुपया लगाने के लिए इंटरेस्टेड हैं, ये 5 लाख रुपया लगाने के लिए इंटरेस्टेड हैं। अब ए चाह रहा है कि मैं 8 लाख रुपया दे दूं, लेकिन ए के मन में ये शंका है कि 8 लाख रुपया हम कंपनी को तो दे दें, लेकिन क्या गारंटी है कि कंपनी हमारा पैसा लेके भागेगी नहीं। तो ये ए के मन में डर है, और ठीक इसी प्रकार का डर बी, सी, डी के भी मन में बना हुआ है। तो ये लोगों ने कंपनी के सामने अपनी बात रखी कि हम तो आपको पैसा देने के लिए तैयार हैं, लेकिन उसके बदले में आप हमें क्या देंगे। तो कंपनी ने कहा ये जो हमारी पूंजी है इसको हम विभाजित करते हैं अंशों में, और अंशों के रूप में अगर आप पैसा लगाएंगे तो 2 प्रकार का अंश हम आपको ऑफर करेंगे। एक होगा समता अंश और दूसरा होगा पूर्वाधिकार अंश। अभी हम इन समता और पूर्वाधिकार पे भी आते हैं। अगर आप इस रूप में पैसा देते हैं हमें तो अच्छी बात है, और इस रूप में नहीं देना चाहते हैं तो हम दूसरा ऑप्शन आपको देते हैं कि आप ऋणपत्र के रूप में पैसा लगा सकते हैं। तब ये क्या होता है? तो समता अंश के रूप में जब कोई व्यक्ति पैसा देगा तो वह व्यक्ति उस कंपनी का मालिक बन जाता है। जितना रुपया, जैसे ये 8 लाख रुपया इस कंपनी को दे दिए और समता अंश ले लिए, तो 8 लाख रुपए तक के मालिक ए कहलाएंगे। 1 करोड़ रुपए का 8 लाख कितना परसेंट होता है आप निकाल लीजिए, उतने परसेंट के मालिक ए हो जाएंगे। ऐसे ही बी का निकाल लीजिए, तो बी भी उतने परसेंट के मालिक, सी और डी। तो हम कहेंगे 8% का मालिक ये होगा, 12% का मालिक ये होगा, 15% का मालिक ये, और 5% का मालिक ये, बाकी 60% के मालिक ये हैं। तो हम कहेंगे कि ए ने 8% इस कंपनी में अपना पूंजी लगाया है, तो 8% का मालिक ए हुआ। बी 12 लाख रुपया लगाया है, लेकिन वो पूर्वाधिकार में लगाया, इसने पूर्वाधिकार में लगाया और इसने समता के रूप में लगाया। और ये दोनों अभी भी विचार कर रहे हैं, इनको यही नहीं समझ में आ रहा है कि हम समता में लगाएं कि पूर्वाधिकार में लगाएं, या फिर एक नया और नाम दिख रहा है ऋणपत्र,
किस में लगाएं, क्योंकि इनको कंपनी के बारे में बिल्कुल कोई भी जानकारी नहीं थी। ए बी थोड़ा बहुत जानते थे तो उसी अनुसार लगा लिए। तो उस केस में इन्होंने कंपनी से बोला कि हमें थोड़ा सा इसके बारे में भी बताने का प्रयास करें। तो फिर समता, पूर्वाधिकार और ऋण पत्र के बारे में कंपनी समझाती है। एक कंपनी उसका फ़ायदा बताती है और दूसरा उसका नुकसान बताती है, क्योंकि आप कोई भी काम करते हैं तो उसका रिजल्ट आपके फेवर में भी हो सकता है और आपके अगेंस्ट में भी हो सकता है। उसका रिजल्ट आपको फ़ायदा भी दे सकता है और आपको नुकसान भी दे सकता है। तो कंपनी ने कहा कि आप दोनों के ये जितने हैं 3 पॉइंट हैं, तीनों की अच्छाइयाँ और बुराइयाँ दोनों जान लीजिए। तो अच्छाइयाँ क्या थी? तो अच्छाइयाँ ये थी कि कंपनी ने कहा कि जो भी लाभ होगा उस लाभ में से हम पूर्वाधिकार अंशधारियों को लाभांश देंगे, मीन्स लाभ का हिस्सा देंगे। ऋणपत्रधारियों को ब्याज देंगे। 2 वर्ड यूज किया गया। ऋणपत्रधारी को ब्याज दिया जाएगा, इन्हें लाभांश दिया जाएगा। अब कंपनी ने बताया समता वाले को भी लाभांश दिया जाएगा। तो लाभांश का मतलब ऐसे समझिए लाभ का हिस्सा, मतलब कंपनी को जो भी लाभ होगा उस लाभ में से कुछ हिस्सा इन लोगों को भी दिया जाएगा जो अंश के रूप में पैसा लगाए हैं। और इन्हें क्या दिया जाएगा? ब्याज, मतलब जितना पैसा लगाए हैं उस पैसे पे इनको ब्याज मिलेगा। तो कितने परसेंट से मिलेगा? तो पूर्वाधिकार के भी केस में परसेंटेज मेंशन होता है और ऋणपत्र के भी केस में। अगर यहाँ 10% लिखा है तो 10% की रेट से ब्याज मिलेगा और यहाँ 12% लिखा है तो 12% की रेट से लाभांश मिलेगा। बाकी यहाँ कुछ भी नहीं लिखा होता है। तो कंपनी ने कहा कि जब हमें फ़ायदा होगा तभी हम लाभ में हिस्सा देंगे। अगर कंपनी को फ़ायदा हुआ ही नहीं तो कंपनी तो लाभ में हिस्सा देगी नहीं, लेकिन ब्याज तो हर हालत में कंपनी को देना ही पड़ेगा। तो जो भी व्यक्ति इधर से ए बी सी डी में से कोई भी व्यक्ति अगर हमारे यहाँ पैसा देख हमसे ऋणपत्र ले लेता है तो वो जितना भी पैसा देंगे हम उस पर उन्हें 10% की दर से ब्याज हर साल देते रहेंगे, चाहे हमें लाभ हो चाहे हानि हो। तो ये इनके लिए फ़ायदा हो गया ब्याज के रूप में। फिर कंपनी ने कहा कि अगर ब्याज दे दिए ऋणपत्रधारियों को और जब हम अपने कंपनी का अकाउंट बनाए तो पता चला कि कंपनी हमारी घाटे में चली गई उस साल, तो फिर ना तो इन्हें लाभांश देंगे और ना ही इन्हें लाभांश देंगे। इसका मतलब अगर ए समता अंश में पैसा लगाया है, बी पूर्वाधिकार अंश में पैसा लगाया है, सी और डी ऋणपत्र के रूप में पैसा लगाए हैं, तो कंपनी को हर साल फ़ायदा हो और चाहे ना हो, सी और डी जितना भी पैसा लगाए होंगे उस पर 10% की दर से ब्याज पा जाएंगे। लेकिन ए और बी को तब तक पैसा नहीं मिलेगा जब तक कि कंपनी को लाभ न हो जाए। तो अगर कंपनी 6 साल 7 साल घाटे में लगातार चलती रह गई तो 6-7 साल तक तो सी और डी को ब्याज तो मिलता रहेगा, डी और सी और डी का कोई घाटा नहीं होगा। जितना पैसा कंपनी में लगाए हैं वो पैसा तो उनको एक समय के बाद वापस होगा ही होगा, प्लस हर साल ब्याज भी पा रहे हैं, क्योंकि ऋणपत्र के रूप में पैसा लगाने का मतलब होता है लोन देना। ऋणपत्र के रूप में अगर आप किसी कंपनी में पैसा लगाते हैं तो इसका मतलब ये होता है कि आप उस कंपनी को लोन दिए हैं। तो कंपनी डूब भी जाएगी तब भी आपके लोन का पेमेंट करके जाएगी और ब्याज तो आपको हर साल दे ही रही है। तो सी और डी काफ़ी खुश थे, लेकिन ए और बी फंसे हुए थे क्योंकि ये लोगों ने अंशों में पैसा लगा रखा था। मान लीजिए 5 साल 6 साल के बाद कंपनी को लाभ होना शुरू हो तो लाभ में से लाभांश दिया जाएगा। अब जब लाभांश की बारी आएगी तो उसमें प्राथमिकता दी जाती है पहले इनको। जब कंपनी लाभ कमाती है तो उस लाभ का हिस्सा अंशधारियों को जब बांटती है तो जितने लोग पूर्वाधिकार अंश के रूप में पैसा लगाते हैं उनको सबसे पहले लाभ पाने का अधिकार होता है। अगर उन्हीं को लाभ देने में कंपनी का लाभ खत्म हो जाता है तो फिर समता अंशधारी को 1 भी रुपया नहीं मिल पाता है। तो मान लीजिए 6ठे साल से कंपनी को लाभ होने लगा, लेकिन लाभ केवल इतना ही हो रहा था कि जो लोग पूर्वाधिकार अंश के रूप में पैसा लगाए थे उन्हीं को ही पैसा देने में ख़त्म हो जा रहा था। तो उस केस में बी को भी लाभांश मिलने लगा क्योंकि बी पूर्वाधिकार अंश के रूप में पैसा लगाया था।
लेकिन ए को अभी भी नहीं मिल रहा है, ए को अभी भी नहीं मिल रहा है। और मान लीजिए 10वें साल से कंपनी को लाभ 20 लाख 50 लाख इस तरीके से होने लगे, तो उस केस में कंपनी लाभ इस 50 लाख में से ऐसा नहीं कि आधा आधा बांट देगी, जितना पैसा इन्होंने लगाया है उसका 12% निकालेगी। जैसे 12 लाख लगाए हैं तो 12 लाख का 12% 1,44,000 रुपये आएगा, जो कि 1,44,000 बी को दे दिया जाएगा। बाकी इस 50 लाख में से 1,44,000 का लाभ जब बी को दे दिया जाएगा तो जितना रिमेनिंग लाभांश होगा, बचा हुआ लाभ जितना भी होगा, वो सब का सब ए को दे दिया जाएगा। ये होता है फायदा। इन्हें ब्याज हमेशा मिलेगा, चाहे कंपनी को लाभ हो और चाहे ना हो। इन्हें लाभ तभी मिलेगा जब कंपनी लाभ में चले। इनको लाभांश तब मिलेगा जब सब पूर्वाधिकार अंशधारियों को लाभ देने के बाद भी लाभ बचा रहे। और याद रखिएगा, पूर्वाधिकार अंशधारियों को उनके फिक्स परसेंटेज की रेट से लाभांश देने के बाद कंपनी का बचा हुआ पूरा लाभांश समतांशधारियों को दिया जाता है। तो इस तरीके से इनका फ़ायदा हुआ। तो उस केस में जो बिल्कुल रिस्क नहीं उठाना चाहता है वो कंपनी का ऋण पत्र ले लेता है, जो थोड़ा बहुत रिस्की होता है वो पूर्वाधिकार ले लेता है, और जो बिल्कुल रिस्क लेने वाला पर्सन होता है वो समतांश ले लेता है। अब नुकसान क्या हो रहा है उसको बताते हैं। नुकसान के केस में कंपनी ये कहती है कि अगर हमारी कंपनी किसी कारणवश बंद होती है तो कंपनी की जो भी प्रॉपर्टी है उसको बेचा जाएगा। प्रॉपर्टी को बेच करके जो भी पैसा मिलेगा उस पैसे से पेमेंट जब शुरू करेंगे तो सबसे पहले पेमेंट लोन के रूप में जो लोग हमारे यहाँ पैसा लगाए होंगे हम उनको देंगे। फिर अगर कुछ पैसा बचता है तो पूर्वाधिकारी को देंगे, फिर पैसा बचता है तो समतांशधारियों को देंगे, और अगर समतांशधारियों तक पैसा खत्म हो जाता है तो समतांशधारियों को एक भी रुपया नहीं मिलेगा। ये कंपनी बोलती है। कब? जब कंपनी किसी कारणवश बंद हो जाए। तो बंद होने पे कंपनी की सभी संपत्तियों को बेच करके जो भी पैसा वसूल होगा उस पैसे से सबसे पहले ऋण पत्रधारियों को पैसा वापस किया जाएगा, फिर पूर्वाधिकार अंशधारियों को, तब समतांशधारियों को। तो इस केस में सोचिए, लाभ भी सबसे अंत में मिल रहा था और कंपनी डूब गई तो सबसे अंत में हिसाब किताब भी चुकता किसका हो रहा था? समतांशधारियों का। ऋण पत्रधारियों का और पूर्वाधिकार अंशधारियों की बात करें तो फायदा ये था कि चाहे लाभ हो चाहे ना हो, ऋण पत्रधारी को बराबर ब्याज मिल रहा था। इसको भी मिला, लेकिन इनसे पहले ही, वो भी निर्धारित दर से। तब भी दोनों की इनकम हो रही थी, और कंपनी जब बंद हुई तो इनको देने के तुरंत बाद इनकी भी बारी आ जाती है। तो इस तरीके से ये वो लोग हुए जो बिल्कुल रिस्क नहीं उठाते हैं। वो सोचते हैं हमें एक फिक्स दर से ब्याज मिलता रहे। ये वो लोग होते हैं जो थोड़ा रिस्क लेते हैं, सबसे ज़्यादा रिस्क लेते हैं। तो इस तरीके से कंपनी ने अपने पूरी स्कीम को समझाया। अब जो जैसा होगा वो उसी हिसाब से डिसीजन लेगा कि हम यहाँ पे पैसा लगाएं कि यहाँ पे लगाएं कि यहाँ पे लगाएं। इस तरीके से ये लोग यहाँ पर पैसा लगा देते हैं और कंपनी को पैसा कलेक्ट हो जाता है। जब वो पैसा कलेक्ट हो जाता है तो फिर कंपनी उसी से अपने व्यापार को स्टार्ट करती है, आगे बढ़ाती है। लाभ हानि जो भी होता है अपना अकाउंट साल के अंत में बना करके कंपनी की वार्षिक सभा जो कराई जाती है 12 महीने के बाद, मीन्स 15 महीने के अंदर अंदर एक कंपनी का वार्षिक सभा होना चाहिए। उस वार्षिक सभा में कंपनी अपने हिसाब किताब को सभी अंशधारियों के सामने प्रस्तुत करती है, जिसको जो भी ऑब्जेक्शन करना होता है वो कर सकता है। तो इस तरीके से कंपनी पूंजी इकट्ठा कर लेती है। तो कंपनी पूंजी इकट्ठा करती है अंशों का निर्गमन करके और ऋण पत्रों से। तो अंशों का निर्गमन का मतलब क्या हो गया? जनता को अंश दे करके उसके बदले में उनसे पैसा ले लेना। जब कंपनी जनता को अपना अंश दे करके उसके बदले में पैसा लेती है तो उसी प्रोसेस को हम बोलते हैं अंशों का निर्गमन। तो हमारा जो चैप्टर है वो है अंशों का निर्गमन। इसी चैप्टर के बारे में हम लोग डिस्कस करेंगे कि अंशों का निर्गमन कैसे किया जाता है। ये तो आपने बेसिकली सीखा अभी कि अंशों का निर्गमन का मतलब है क्या, लेकिन जब अंशों का निर्गमन किया जाएगा तो उसका अकाउंट मेंटेन करना होता है, जर्नल एंट्री पास करना होता है। तो जब कभी भी कंपनी अंशों का निर्गमन करेगी तो उसकी जर्नल एंट्री कैसे पास करेगी, इसके भी बारे में हम बात करेंगे। बट आज के सेशन में बस इतना ही सीखेंगे कि अंशों का निर्गमन क्या है। नेक्स्ट सेशन में हम लोग देखेंगे कि कंपनी अपने अंशों का निर्गमन करने पे अपने यहाँ कैसे रिकॉर्ड करती है, मतलब जर्नल एंट्री पास करना हम लोग नेक्स्ट सेशन में सीखेंगे जब कंपनी अपने अंशों का निर्गमन करेगी तब। तो इसको आप लोग नोट कर लीजिए, और किसी भी प्रकार का डाउट अगर आपको बनता है तो डिस्क्रिप्शन में मेरा नंबर दिया गया है, उस पर आप कॉल करके
कांटेक्ट करके अपना डाउट क्लियर कर सकते हैं। आप हमारे साथ ऑनलाइन या ऑफलाइन बैच जो भी ज्वाइन करके अपनी पढ़ाई को आगे कंटिन्यू करना चाहते हैं, नंबर पे आप कॉल करके डिटेल इंक्वायरी ले सकते हैं। आप ऑनलाइन ज्वाइन करना चाहते हैं तो ऑनलाइन भी ज्वाइन कर सकते हैं, ऑफलाइन ज्वाइन करना चाहते हैं तो ऑफलाइन भी ज्वाइन कर सकते हैं। इसे नोट कर लीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में जर्नल एंट्री को लेकर के। इसके साथ ही हमारा ये सेशन ख़त्म होता है, लेकिन उससे पहले आपसे एक रिक्वेस्ट है, यदि आप हमारे चैनल पर नए हैं, अभी तक चैनल को नहीं सब्सक्राइब करे हैं, तो प्लीज़ चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लें। सब्सक्राइब करने के साथ साथ बेल आइकन का बटन जो है उसे प्रेस कर लीजिएगा, जिससे हम जो भी वीडियो अपलोड करेंगे उसका नोटिफिकेशन आपको मिल जाएगा, तो आपकी कोई क्लास नहीं छूटेगी। ठीक है। हमारे बहुत से ऐसे स्टूडेंट हैं जो चैनल पे वीडियो देख रहे हैं। जब मैं वीडियो का डिटेल देखता हूँ तो वहाँ 40-50% ऐसे व्यूवर हैं जो चैनल नहीं सब्सक्राइब किए हैं, फिर भी वीडियो उन्होंने देखा है। मैं स्पेशली हम्बल रिक्वेस्ट उनसे करता हूँ कि अगर आप उसी में से हैं तो प्लीज़ ज़रूर चैनल को सब्सक्राइब करिएगा, क्योंकि जब आप चैनल सब्सक्राइब करते हैं तो आप हमारे फैमिली के मेंबर होते हैं, और जहाँ से हमारा कॉन्फिडेंस बढ़ता है कि हमें पसंद करने वाले लोगों की संख्या ज़्यादा है, तो हम आप लोगों के लिए ज़्यादा से ज़्यादा कंटेंट लेकर के आते हैं। तो इसी होप के साथ, इसी आशा के साथ लेते हैं आप लोगों से विदा। मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में, तब तक आप लोगों को बहुत बहुत धन्यवाद।